घर। शेषनाथ पांडेय। ईद के चांद का दीदार करने जैसी बात होती तो मैं अपना सब कुछ ठहरा कर हर साल उसका दीदार कर ही लेता। मेरी जिंदगी किसी चांद के लिए नहीं, अपने दिन और रात को कम से कम 10 आना भी मिल जाए, ऐसी चाहत के लिए तड़प रही थी। हालांकि मेरी रातें जयंती अपने चेहरे से रोशन कर रही थी और मेरे दिल में उसकी सांसें छाया बनकर मेरी धूप को मात दे रही थी। फिर भी मेरे जहन में ये बातें धुंध की तरह उठती थीं कि जयंती की जिंदगी में मेरी वजह से जो कुछ भी छूट गया है, क्या उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? सैकड़ों क्या हजारों बार जयंती ने मेरी धुंध पर से पर्दा हटाया है और मुझे ऐसा न सोचने की चेतावनी के साथ अपनी प्रीत की दुहाई दी है। मैं भी चाहता हूं कि इसे किसी भी तरह भूल जाऊं, मगर जयंती की आंखें कभी कभी अपने मायके की याद में इस तरह भरी हुई दिखती कि मेरा सागर सूखने लगता। जयंती 10 सालों में अपने मायके नहीं गई थी। 10 साल हो गए थे उसे, उम्मीद में जीते हुए कि मेरे लिए वो एक दिन रिश्तों का घेरा देगी। रिश्तों का घेरा वाली बात बस 10 साल की होती तो कोई बात नहीं थी। 10 साल का ये आंकड़ा मेरे 10 साल की उम्र से जुड़ा है। जब मैं 10 साल का था तब एक खतरनाक बीमारी में मां चल बसी। मां का जाना हम भाई बहनों के लिए जो था सो था, पर पापा तो एकदम से टूट गए और 1 साल पूरा होने के दूसरे दिन ही वो भी चल बसे, मानो उन्होंने मां से कभी वादा किया हो कि 1 साल से ज्यादा वो उनके बिना रह नहीं सकते। तब से ही दुख और उपेक्षा मेरा साया बना हुआ है। 10 साल का ये अंधेरा जयंती के लिए हो सकता है, मैं तो तब से ही धरती के नीचे रह रहा था। घर में भैया सबसे बड़े थे, उनके नीचे 3 बहनें और सबसे छोटा भाई मैं। मां की बीमारी को देखते हुए मां के आग्रह पर पापा ने भैया की शादी मां के रहते ही कर दी थी। पापा भैया की शादी करके दुनिया पार चले गए और अपने पीछे एक पुराना घर और अपने बैंक की गाढ़ी कमाई छोड़ गए। मुझसे 10 साल बड़े भैया के ऊपर मुझे बड़ा करने के अलावा 3 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी आ गई। कंपनसेशन के आधार पर पापा के बदले भैया को नौकरी बैंक में मिल गई थी और पापा के बचाए हुए पैसों से भैया ने बहनों की शादी कर दी थी। मैं भैया की कमाई पर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ भैया के 2 लड़के भी बड़े हो रहे थे। कच्ची उम्र में जिम्मेदारी की वजह से भैया की समझदारी बढ़ गई थी, जिसमें भाभी ने घर की मालकिन बनकर उनकी समझदारी में दुनियादारी का रंग भर दिया था। इन सब के बीच मैंने हाई स्कूल पास कर लिया और इतना सयाना होता जा रहा था कि भैया के कपड़े मुझे फिट होने लगे। मैं कपड़े का शौकीन कभी रहा नहीं, फिर भी दीपावली, छठ, होली जैसे बड़े त्योहारों पर पापा ने जो अपनी पसंद के कपड़े खरीदने का चलन बना रखा था, उससे इन अवसरों पर ऐसी चाहत बनी रहती। भैया जब ऐसे मौकों पर मेरी अनदेखी करने लगे और भाभी उनके पुराने कपड़ों को मुझे सौंपने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। भाभी मुझे कपड़े देते हुए कहती, आप में ये कपड़े आपके भैया से ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि वो अब पहले से दुबले हो गए हैं। हालांकि भाभी मेरे मोटे होने की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे चुप रहने के बाद वो समझ जाती कि मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं मोटा हो गया हूं। तभी तो अपने आप ही कहती, आपका शरीर अच्छा है, वो मर्द क्या जो मर्द की तरह न दिखे। फिर मेरे अच्छे शरीर का मतलब बताती, आपकी नौकरी तो फौज में रखी हुई है, बस अपने दौड़ने का रियाज बनाए रखिएगा। हालांकि बात नए पुराने कपड़ों और मुझे अच्छा न लगने की नहीं थी। अगर ये बात होती तो भी अच्छी नहीं थी, मगर भाभी का कुछ और ही मतलब होता। वो हमेशा हर बात में घर की जिम्मेदारी उठा रहे भैया के संघर्षों को बीच में ले आती, बहनों की शादी करने का एहसान जताती और क्रिकेट खेलने की वजह से मुझे एकदम नाकारा के रूप में देखती। इतना ही नहीं, वो बार बार मेरे माँ बाप न होने का एहसास कराती। उनका मानना था कि जिसके माँ बाप न हो उसे खेल वेल घूमने फिरने से दूर ही रहना चाहिए। उनका मानना कितना सही था या गलत ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मेरे दिल में घर करने लगी थी कि माँ बाप होते तो घूमना फिरना खेलना कूदना सही होता। ये बातें जब मेरे मन में उठने लगी तो भैया भाभी और बहनों के बीच रहते हुए जिन मरे हुए माँ बाप को मैं भूल गया था वो फिर से याद आने लगे थे। जब भैया समझदार हो रहे थे और भाभी उनमें दुनियादारी भर रही थी और मेरी तीनों बड़ी बहनें भैया भाभी के कहने पर मुझे समझाइश की चिट्ठियां लिखा करती, तब मैं चीजों को याद करने में विश्वास करने लगा था। वो एहसास जो 10 साल की उम्र से ही माँ बाप के न रहने से रिक्त हो गया था, मैं उसे भरने के पीछे पड़ गया।
मैं फिर से 10 साल छोटा बच्चा बनकर उन स्मृतियों में डूबने उतराने लगा। पापा जब बनारस से गांव आते तो उनके साथ गंगा किनारे टहलने जाता, मकई की बालियों पर बैठे तोतों को उड़ाता, नीलकंठ और पंडुकों के पीछे भागता। वो मुझे अपने गमछे से पगड़ी बांधते और मैं उनके हाथ से लाठी लेकर अपने कंधों पर रखता और बाह भांजते हुए घर आता। मैं सब कुछ से बेपरवाह घर आकर कभी माँ तो कभी पापा का हंसता हुआ चेहरा देखता। यादें मेरी पढ़ाई को खा रही थीं, फिर भी मुझे उनमें डूबे रहना अच्छा लगता। जब इंटर में जैसे तैसे पास हुआ तब पता चला कि अच्छा लगने और न लगने के परे एक जिंदगी होती है जिसका दांव कभी खाली नहीं जाता। मेरी ये धारणा तब और सही साबित हुई जब भैया ने आकर फरमान सुनाया कि तुम्हारी इस तरह से पढ़ाई रही तो मैं अब और संभाल नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं अपनी इस तरह की पढ़ाई को उस तरह की पढ़ाई में बदलना चाहता था, लेकिन फौज में जाकर जल्दी नौकरी नहीं करने से नाराज भाभी ने जब सुझाव के लहजे में यह आदेश दिया कि आजकल तो लड़के ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई करते हैं, तब मैंने सोचा कि जब बात इतने तक आ ही गई है तो पढ़ाई को उस तरह करने के बजाय इस तरह ही करते हैं और अपने घर की यादों का फिर से सफर करते हैं। बनारस से मेरा गांव बस 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से ये शहर बड़ा होने के बाद भी बहुत छोटा लगता, मगर जब ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ने की बात आई तो मेरे लिए बनारस दुनिया का सबसे बड़ा शहर लगने लगा। मरता क्या न करता, मुझे यादों में जीना अच्छा लगने लगा था और अपने इस अच्छा लगने के लिए ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। हर काम की तरह मेरी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही और मैं हार कर भैया भाभी के पैर पकड़ लेना चाहता था कि मुझे कुछ और दिन संभाल लो। भीतर से बहुत जोर का उबाल आता कि भैया भैया ही नहीं होता, पापा के बाद पापा भी होता है। इसलिए जैसे पापा की पीठ पर लद जाया करता था, वैसे ही अपनी ख्वाहिशों के लिए भैया की पीठ ही सही जगह है और मुझे उस पर लद जाना चाहिए। मगर अपनी जिंदगी को संघर्षहीन बनाने के लिए भैया भाभी के पैरों पर गिरने की बात दिल से निकल नहीं पा रही थी। हिम्मत जवाब दे रही थी और मुझे हिम्मत से यारी करनी थी। इसलिए अपनी इस स्थिति को मैं 3 माह तक टालता रहा। किसी भी कठिन काम को करने से पहले मैं कांप जाया करता था और ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। मैं कांपता हुआ अपने घर को स्मृतियों में नया कर रहा था। ऐसे में मैं जिन यादों के सहारे जी रहा था वो यादें चटकने लगीं और मेरे नए घर में दरारें पड़ने लगी। इसलिए पुराने घर को देखने गांव चला गया। सोचा था कि भैया भाभी मेरे खर्च को लेकर कुछ बात करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद जब मैं बनारस आने लगा तो भाभी ने बस मुस्कुराते हुए पूछा कि फिर कब आएंगे। उस समय मैं कुछ कहता तो शायद रो पड़ता। मैं महसूस कर रहा था कि मैं अगर रो दिया तो एक असाध्य ख्वाहिश हासिल हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं करना था। मुझे तो बस एक घर चाहिए था जिसे मैं बना रहा था, जिसमें दरारें पड़ रही थी। इसलिए मैं चुप रहा और मुस्कुराने भर की कोशिश की। भाभी की गोद में उनका छोटा लड़का, जिसकी उम्र गोद में खेलने की नहीं थी, फिर भी खेल रहा था और भाभी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कुछ बोल रही थी। मसलन, सेहत का ध्यान रखिएगा, दोस्तों पर पैसा मत उड़ाइएगा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि घर का खाना ऐसे ही नहीं बनता, देखिए मेरे हाथ कितने भद्दे हो गए हैं। भाभी की ऐसी बातों से मैं दुखी होने का आदी हो गया था, पर न जाने क्यों भाभी के चेहरे में मैंने अपनी माँ को पहली बार इतनी तीव्रता से देखा था। यादों में जीने की आदत पड़ जाने के बाद ये पहला अवसर था जब भाभी को देखते हुए मैं माँ को भूल जाना चाहता था। मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं जाकर भाभी से लिपट जाऊं, लेकिन भाभी ने इतनी लाइनें खींच रखी थीं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। लकीरें मोटी होती जा रही थीं, फिर भी मेरी तड़प कम नहीं हो रही थी। अपने भतीजे के हाथों में थूक मलने के लिए जैसे जैसे भाभी और भतीजे के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उन यादों के करीब चला गया जहां मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ हूं और वो मेरे बालों को संवार रही है। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने आंसुओं को थाम रखा था कि कहीं मेरे नए घर की दरार पड़ी दीवारों में सीलन न आ जाए। रुलाई रुलाई होती है जो कहीं होती नहीं, बस आती है। बस वो आ न जाए, इसीलिए भाभी के पास जाते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने भतीजे के हाथों में थूक मलने के बजाय मैंने भाभी के माथे को चूम लिया। मुझे लगा कि माँ बाप के दुनिया पार चले जाने के बाद मैं धरती के अंदर चला गया था, अब बाहर आ गया हूं। मगर भाभी ने चूमने को चूमने की तरह ही लिया। वो हल्की घबराहट के साथ अपने बेटे को उठाते हुए खड़ी हो गईं, फिर मेरी तरफ अनमने ढंग से देखकर कहने लगीं,
आप सयाने हो गए हैं। मेरी बात माने होते तो अब तक आप फौज में नौकरी कर रहे होते। फिर मैं अपने से भी सुंदर लड़की छांट कर आपकी शादी करवा देती। तब आपको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं होती। मैं सन्न रह गया। इस सन्न होने ने मेरे खून को जमा दिया था। मैं कहना चाहता था कि नहीं भाभी, नहीं, आप गलत सोच रही हैं। लेकिन मैं तो अरसे बाद धरती के नीचे से आया था और दुनिया पार जाने के बाद भी इस दुनिया में मां के माथे को चूमा था। इसलिए गलत सही की बात करना मुझे घृणा जैसा लगा। मैंने उस आरोपित चुंबन को अपनी स्मृतियों में जज्ब किया और मैं बनारस चला आया। समय बीतता गया और मेरे साथ दो अच्छी चीजें हुई। मुझे अब ट्यूशन वाला कठिन काम करने में मजा आने लगा। मैंने एक कोचिंग खोल लिया। घर से पैसा भले ही नहीं मिलता, मेरे मकान मालिक के पास भैया भाभी का फोन जरूर आता। वे मेरे हालचाल लेकर मुझे जिंदा पाकर खुश हो जाते, लेकिन गांव आने के लिए कभी नहीं कहते। इस बीच मुझे फोन आया कि भैया अपने हिस्से की जमीन बेच रहे थे। मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने गांव की बदहाली और शहरों की चमक को लेकर ऐसा समझाया कि मैं समझ गया कि ये समझाइश मुझे चुप कराने के लिए है। मैं चुप रहा और भैया ने गांव की कुछ जमीनें बेचकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर लखनऊ में जमीन खरीद ली। मेरे रिश्तेदार और गांव वाले इस बाबत मुझे भड़काते, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि भैया घर की जिम्मेदारियों से अलग अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर रहे थे। दूसरी चीजें मेरे साथ अच्छी हो रही थी कि मेरे पास अब पैसे रहने लगे थे। पर दुख इस बात का होता कि मैं अपना पैसा खर्च नहीं कर पाता। जो दोस्त थे वो गांव में थे और मेरा गांव फलक के पार चला गया था, जहां जाने की इजाजत मेरा वक्त नहीं देता था। घर में उपेक्षा मिलने की वजह से मेरे अंदर एक बेरुखी सी आ गई थी, जिससे मैं दोस्त भी नहीं बना पाया। भैया भाभी को मैं पैसे भेजना चाहता, लेकिन मेरे भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि आगे तुम्हारे काम आएंगे, संभाल कर रखो। मैं उनसे कहना चाहता था कि मैं एक बार अपने अतीत को जीना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे अब बात करने से बचने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं उनके साथ रहूंगा तो लखनऊ वाली जमीन के लिए हिस्से की बात करूंगा, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए के हिसाब से सालाना बढ़ रही थी। एक तरह से अघोषित रूप से मुझे अलग कर दिया गया था। मैं बिल्कुल अकेला होता जा रहा था। न जाने क्यों वैसी लड़कियां भी मुझे नहीं मिलती जिनके बारे में सुन रखा था कि दुनिया में अय्याश लड़कियों की एक अलग जमात हुआ करती है, जिन्हें पैसे वाला यार चाहिए होता है। कहते हैं ना, कुत्ते का भी एक दिन आता है। वो कुछ वैसा ही दिन था। उस दिन मैं बीएचयू के गेट से जब बाहर निकल रहा था, बीए का एंट्रेंस देने के लिए आई एक लड़की मेरे बगल से गुजर रहे एक आदमी से आईटी फैकल्टी का पता पूछ रही थी। उस राही को धन्यवाद जिसको ये पता मालूम नहीं था। मैं हालांकि 80 घाट पर बैठने जा रहा था। मैंने पता बताने के बजाय कहा कि चलिए, मुझे भी उधर ही जाना है। उस छोटी सी दूरी में मैंने अपना नाम प्रेम मणि बताया और उसका नाम जाना कि वो जयंती है। नाम के बाद कहां से हैं आप और हम की बात उठी तो पता चला कि वो मेरे भाभी के गांव की है। वो लड़की मेरी भाभी की पसंद की लड़की नहीं थी, लेकिन भाभी से एक हद ज्यादा सुंदर थी। पता नहीं क्यों उन दिनों लगने लगा था कि भाभी से एक हद आगे की चीजों में मेरे प्राण बसते हैं। उस पहचान को एक नींव देने के लिए मेरी तरफ से ये एक बड़ी बात थी। इसलिए मैं जयंती के पेपर का हालचाल लेने के लिए आईटी फैकल्टी पर छोड़ते हुए मैंने उससे कहा, आप एग्जाम देकर आइए, मैं आपका कैंपस के विश्वनाथ मंदिर के पास इंतजार करूंगा। वो एग्जाम देकर मुझे खोजते हुए आई। शायद उसका पेपर अच्छा गया था। मैं पेपर का हालचाल लेने के बाद जयंती को अपने कमरे पर ले जाने के बारे में सोच ही रहा था, और जब सोची बात मेरी जबान पर आई तो पहली बार उसकी आंखें चमकी और बुझ गईं। मैं बात को समझ गया था, लेकिन बात निकल गई थी, सो उसे संभालते हुए अपने निमंत्रण के पहले वाक्य में एक और वाक्य जोड़ना चाहते हुए मैंने कहा, अगर आपको दिक्कत न हो तो। अभी तो के आगे वाली मेरी बात जुड़नी ही थी कि जयंती ने अचानक से आप से तुम पर आते हुए कहा, मैं क्यों चलूं तुम्हारे कमरे पर? उसके बिहेव में हुई इस अचानक तब्दीली को देखकर मुझे हैरान होना चाहिए था और घबराने की हद तक घबराना चाहिए था और अपने पैरों के नीचे की जमीन तलाशनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं भाभी द्वारा चूमने को चूमना ही मानते हुए देख चुका था। इसलिए भाभी वाले एहसास से बरक्स जयंती का आपसे तुम पर आना भीड़ भरे रास्ते में किसी से स्वाभाविक तौर पर टकराने से कुछ ज्यादा नहीं था मेरे लिए। इसलिए जयंती के जवाब में हकलाते और हिचकिचाते ये दलील देना कि आप मेरी भाभी के गांव की हैं, कुछ तो आदर करना चाहिए, ऐसी दलील के बजाय मैंने बिना मिर्च मसाला लगाते हुए हल्की मुस्कान के सहारे उससे कहा, चाय पीने के लिए, और किस लिए?
اس بات پر اس کی بجھی آنکھیں ایک بار اور چمکیں. اس نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا. آس پاس چائے کی دکانیں سجی ہوئی تھی اور لوگ بھی ویسے بھرے ہوئے تھے. کچھ پل دیکھنے اور سوچنے کے بعد اچانک سے وہ تم سے پھر سے آپ پر آ گئی. چلیے آپ کے یہاں چائے پینا ہی اچھا ہوگا. چائے بناتے ہوئے میں ہوا کے جھونکے سے بار بار بند ہو جا رہے دروازے کو بار بار کھولتا تاکہ بند کمرے کی فینٹسی کمرے میں نہ رہ جائے اور جینتی میرے بارے میں سوچنے کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ پائے. پھر بھی اس نے میرے کمرے پر بہت ڈرتے ہوئے چائے پی. میں اسے چھوڑنے گیا تو وہ خوش تھی. میں نے اس خوشی کو اس دن کچھ اور سمجھ لیا، لیکن اس کے بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس دن میں اس لیے خوش تھی کہ تم نے مجھے صحیح سلامت چھوڑ دیا تھا. ہم ایک ہی جاتی کے تھے، پھر بھی پریم ہمارے سماج میں حیثیت اور ماں باپ کی گٹری میں ہی بندھے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے جب جینتی اور میں نے شادی کرنے کی بات کی تو جینتی کے گھر میں وبال ہو گیا. جینتی کے گھر والوں نے میرے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ لڑکے کے پاس گاؤں میں بچے پرانے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو بھی ہے سب اس کے بھیا کے پاس. بھابھی جینتی کے گاؤں کی تھی اور بھیا اس گاؤں کے داماد. اس لیے میرے انیتک کرم کے برعکس بھابھی کو اپنا نैہر راس آیا اور بھیا نے داماد گری کا نمک ادا کیا. دونوں جینتی کے پریوار کی ساموہک تصویر میں شامل ہو گئے اور ہم دونوں کو کسی بھی تصویر میں ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہا. ایک کہاوت ہے کہ دوست تو دوست بھگوان، دشمن کو بھی بیوقوف نہ بنائے. اس لیے بھابھی کی سمجھداری میرے حق میں چلی گئی، ورنہ میں نے تو جب سے جینتی کے پاپا کی دھمکی سن رکھی تھی تب سے ہی میری طرف دیکھ لینے والا ہر آدمی مجھے ہتھیارا دکھائی دینے لگا تھا. میری کالی کرتوت سے بھابھی کسی کچ کچ میں نہ پڑ جائیں اور ان کے مائکے والے جینتی کے گھر والوں سے کچھ انبن نہ کر بیٹھیں، اس لیے سب کو سمجھا دیا کہ باندھی تو گائے ہی جاتی ہے، سانڈ کو کہیں بندھا ہوا دیکھا ہے کسی نے؟ ہو ہلہ کرنے سے اچھا ہوگا کہ عزت بچائی جائے اور بگڑے کو بنایا جائے. اس لیے میں اپنے گناہ کے ساتھ پریدھی میں چلا گیا، مگر گائے کو پھر سے باندھا گیا، اسے سمجھایا گیا، پیٹا گیا. سرکاری نوکری والے لڑکے سے شادی طے کر دی گئی. مگر جینتی گائے ہو تب تو بندھی رہے. اس کے پاس 4 پیروں کے بجائے 2 ہی پیر تھے، لیکن 2 ہاتھ زیادہ تھے جو کنہیں اور 2 ہاتھوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے. جینتی میرے پاس چلی آئی اور اپنی 20 انگلیوں کو میری 20 انگلیوں میں پرونے لگی. میرا گھر تو چھوٹ ہی گیا تھا. جینتی کے اس فیصلے نے جینتی کے گھر کو بھی چھڑا دیا. میں نے جس نئے گھر کی کلپنا کر رکھی تھی وہ سمے کے ساتھ اتنا ایکاکی ہو جائے گا مجھے نہیں پتا تھا. میرے حال چال کی خبر کبھی کبھار بھیا بھابھی لے لیا کرتے تھے، لیکن جینتی کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا. بھابھی میری اتنی شبھ چنتک ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے جتانے کی کوشش کرتی کہ آپ کو اس لڑکی نے بہکا دیا، نہیں تو آپ کی شادی ایسی ہوتی کہ دنیا دیکھتی. شاید اسی لیے جینتی کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی. جینتی نے مانو زندگی کے ہر نقطے کو پہچان لیا تھا اور اس لیے ایسی سہولیتوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگی. اسے پڑھنا اور آگے بڑھنا اچھا لگتا، لیکن جب گلیاں ہولی کے رنگوں سے بھر جاتی، دیوالی میں دیواریں روشنی پر کھڑی نظر آتی اور چھٹ میں سارا شہر دیوں پر چلتا نظر آتا تو اس کی آنکھوں کے کوروں میں پیاسے بادل کی نمی ڈھلکنے لگتی. سمے بیتتا جا رہا تھا، لیکن آنے والے ہر سمے میں کچھ ادھورا بیت جانے کی کشش ساتھ چلتی. پھر بھی ہم خوش رہنے کی کوشش کرتے. جینتی مجھے میرے گھر کے نام منا سے پکارتی اور میں اسے چلنی پکارتا جو اس کا گھر کا نام تھا. کبھی وہ میری بھیا بنتی تو کبھی بھابھی، تو کبھی اپنی ماں، تو کبھی کچھ اور. میں بھی کچھ نہ کچھ بن کر جواب دیا کرتا. کچھ دنوں میں اوب کے بعد وہ کہتی، منا تم کیا دن بھر کوچنگ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو؟ جاؤ جینتی کو کہیں گھما کر لاؤ، تمہیں سوچنا چاہیے تمہارے لیے گھر سے بھاگ کر آئی ہے. میں اسے گمبھیرتا سے لیتا اور جینتی کو تیار ہونے کے لیے کہتا تو وہ بھابھی بن جاتی. بیوی کو زیادہ سر پر مت چڑھائیے دیور جی، نہیں تو سانس لینے کے لیے ترس جائیں گے. تب میں کہتا، اچھا تو کیا بھیا سانس نہیں لیتے بھابھی؟ اس پر وہ غصاتے ہوئے کہتی، ٹھیک ہے جائیے، جو من کرے وہ کریے، میری سنے ہوتے تو آپ کی ایسی حالت ہوتی آج. یا پھر جب کبھی جینتی مجھ سے ناراض ہو جاتی تو میں اس کی ممی بن کے کہتا، چلنی پتی سے کہیں ناراض ہوا جاتا ہے؟ جاؤ اس کے پاس خود بات کرو، دیکھو تو وہ کتنا اکیلا ہے. ارے واہ، میں کتنی اکیلی ہوں اس کی پرواہ ہے کسی کو؟ تو کیوں اکیلی ہو؟ کیا منا تمہارے ساتھ نہیں؟ منا کو کیا چاہیے، اسے پتا چلے تب تو وہ ساتھ رہے گا یا کہیں اور رہے گا. تب میں اس کے پاس جا کر ہولے سے اس کے ہاتھ کو دبا دیتا اور وہ کہتی، ہٹیے
मुझे हर समय का आपका ये मजाक अच्छा नहीं लगता। मैं उससे हर समय क्या अच्छा लगता है जानने के लिए जिद करता और वो कुछ न बताने की जिद ठान लेती। इतने में हम इतने करीब आ जाते कि फलक के पार चले जाते और सुबह में हमारी उंगलियां फंसी हुई मिलती। कभी कभी की नाराजगी और हर बार की करीबी से हम जी रहे थे, लेकिन अपने अपने घरों की याद मरने से कम नहीं अखरती। और इसी बीच हमारे बीच एक नन्ही परी आ गई। जयंती के 4 भाई बहनों की शादी हुई, भतीजे का मुंडन हुआ, नए घर का प्रवेश हुआ, फिर भी जयंती कभी नहीं बुलाई गई। जयंती ने पहली बार में ही, जब उसकी छोटी बहन की शादी में उसे नहीं बुलाया गया, तो खुद ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने मायके जाने की बात खुद कभी नहीं करेगी। लेकिन मुझे गांव चाहिए था, घर चाहिए था, ढेर सारे रिश्ते चाहिए थे। फिर मैंने सुना और भैया के मामले में देखा भी था कि सास ससुर अपने दामाद को बेटे जैसा प्यार करते हैं। इसलिए हमेशा मैं जयंती को मायके जाने की बात करता और फोन करवाता रहता, जिसकी वजह से वो हर बार अपने किए हुए फैसले को टालती रहती। फैसले को टालने से उसे खुशी मिलती और मैं ये समझने से नहीं चूकता कि इस खुशी में वो मेरी खुशी से ज्यादा अपने मायके जाने की खुशी महसूस करती। तब मुझे कचोट सी उठती कि जो घर मुझसे छिन गया है और जिसका दुख मुझे सालता रहता है, फिर कैसे मैंने जयंती को भी वैसे ही दुख में डाल दिया। तब तो वैसा लगता जैसे बुखार की तीखाई मेरे स्वाद पर जम जाती। जब एहसास होता कि मैंने जयंती से प्यार किया था या अपने अकेलेपन से तंग आकर अपने नए घर की नींव के लिए उसे इस्तेमाल किया था। बहुत सहमते हुए जयंती से जब ऐसी बातें करता तो वो चहक जाती कि प्यार जो होता है तो होता होगा। तुम नए घर के लिए फलक के पार जा रहे हो, उसमें मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ बस। और किसी प्यार के होने की बातें मत करना। जिंदगी में जो मुहावरे आते हैं उनके अर्थ देर से खुलते हैं और जब वे खुलते हैं तो जिंदगी महसूस होने लगती है। मैं कोचिंग से ऊब गया था और चीजों को मैनेज करते करते थक गया था, इसलिए जालंधर के एक प्राइवेट कॉलेज में मैथ्स का लेक्चरर बनकर चला गया। अभी 1 साल भी काम नहीं किया था कि दिल्ली के सरकारी मगर अचर्चित कॉलेज में लेक्चरर बन गया। ये खबर भैया भाभी के पास भी पहुंची और जयंती के घर भी। जो भी हो, मेरा वक्त आ गया था। भैया के बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्हें ऊंची शिक्षा के लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी। भाभी को और जमीन लेनी थी जिसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने इतना कहा कि पैसों के लिए मैं जयंती से बात करता हूँ। भाभी क्षण भर के लिए चुप हो गई, लेकिन भाभी तो अपनी थी, उनका चुप रहना शोभा नहीं देता। जब जयंती से बात करनी है तो तुम क्या करोगे? फोन दो, मैं ही करती हूँ। मैंने फोन जयंती को दिया और वो मैं इसमें मुझसे क्या पूछना है? फोन रखने के बाद जयंती मुझसे नाराज हुई कि तुम्हें क्या लगता है मैं भी वैसी हूं? मैंने मजाक में कहा, हाँ, तुम भी वैसी हो। मजाक की बात थी, फिर भी झगड़े हो गए हमारे बीच। फिर हम एक दूसरे के मम्मी पापा, भैया भाभी सब कुछ बने और रात ढलने के बाद सुबह हमारी उंगलियां फंसी हुई पाई गईं। बच्ची जब हमसे बात करने लगी, हमारी सुनने लगी और हमें परेशान करने लगी, तो अब हम भैया भाभी मम्मी पापा बनने से बचने लगे और हमें लगा कि हम कुछ खो रहे हैं। एक दिन मैं कॉलेज की ओछी राजनीति से परेशान अपने फ्लैट पर आया कि जयंती की रुलाई सुनाई दी। जयंती को घर वालों ने बुलाया था। जयंती फपक फपक कर रो रही थी और मैं उसे इसलिए चुप करा रहा था ताकि पता कर सकूं कि उसके साथ मुझे बुलाया गया है कि नहीं। वो बहुत मुश्किल से चुप हुई। उसके बाद कोई मेरी खुशी का हिसाब नहीं लगा सकता था। मैं बनारस शहर में होता तो बस पकड़कर तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल जाता, मगर ये दिल्ली सच में बहुत दूर की कौड़ी है। मैंने एजेंट को फोन करके 2-3 दिन के अंदर के 2 टिकट बुक कराना चाहे कि जयंती ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ भाव तो खाने दो। मैं फिर जयंती से लड़ बैठा और जो हासिल हुआ उसके अनुसार हमें 20 दिन बाद जाना था। ससुराल जाने के लिए मैंने कई सारी तैयारियां कर ली थीं। मैं कभी बाल कटवाने के अलावा दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून नहीं गया था, मगर 20 दिन के अंदर मेंस पार्लर में जाकर कई बार फेशियल करवा चुका था। अपने लिए हर तरह के कपड़े खरीद लिए थे, जिसमें धोती कुर्ता तक को भी नहीं बख्शा। और तो और मेरे पेट पर चर्बी न चढ़ जाए, इसलिए भी जो इंतजाम हो सकता था मैंने कर लिए थे। ये तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं थी, जयंती के लिए और अपनी 4 साल की बच्ची के लिए भी वैसी ही की थी। जयंती के हाथ कहीं और खुरदरे न हो जाएं, इसलिए ज्यादातर बर्तन मैं ही धोने लगा। जयंती के ना करने के बाद भी वॉशिंग मशीन खरीद ली। मैं अपने ससुराल वालों को हर तरह से जता देना चाहता था कि तुम्हारी बिटिया
दुनिया के सबसे अच्छे लड़के के हाथ में है। मैं ऐसा करूं भी तो क्यों नहीं? आखिर मुझे मेरा घर मिल रहा था। जयंती मेरी खुशी को लेकर सवाल करती है और अब मैं एक चलताऊ सा जवाब कि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है न देकर जब पूछता हूं कि क्यों, तुम अपने मायके जाने को लेकर खुश नहीं हो, वो जवाब पाने की जगह मेरे इस सवाल से घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ में आ गई है, या फिर वो अभी भी उस डर और उपेक्षा से निकल नहीं पाई है। वो बात बदल के निकल जाना चाहती है। मैं भी कुछ ऐसा नहीं चाहता कि बीती हुई बातों को फिर से उधेड़ा जाए और कहीं से कोई ऐसा सिरा निकल आए जिससे मेरे ससुराल जाने पर फिर से पानी फिर जाए। कुछ दिनों से मेरे ससुर की तबीयत खराब चल रही थी और उन्हें मरने का डर सता रहा था। ऊपर से उनके बेटे और बेटियां उनसे दूर हैं और उनके पास न आने की सबकी अपनी कोई मजबूरी है। शायद इसीलिए उन्हें अपनी नालायक बेटी को देखने की इच्छा अचानक से जाग गई। ऐसा होने में कुछ हद तक ये भी था कि मैं कोचिंग संचालक से कॉलेज में एक लेक्चरर हो गया था और मेरी हैसियत बढ़ गई थी। जो भी हो, मैं खुश था, बहुत खुश। बस एक चिंता सता रही थी कि मेरे सास ससुर कहीं जयंती को पाकर मेरी अनदेखी न कर दें, क्योंकि मैंने उनकी भोली भाली बच्ची को बहका लिया था। मैंने ससुराल के अहाते में दाखिल होते ही जयंती को देखा। उसने हल्की सुग्गा पंखी रंग की साड़ी पहनी थी। इससे मैं थोड़ा सशंकित था कि इस रंग में उसकी उपेक्षा वाली उदासी कहीं बाहर ना आ जाए। मैंने जयंती को इस बात के लिए इशारा किया, फिर बिटिया को हंसाने के लिए गुदगुदाने की कोशिश की, मगर जयंती फुदकती हुई घर में दाखिल हो गई। भीतर से अचानक चिड़ियों की चहचहाट जैसी ध्वनियां आने लगी। मैंने ससुर जी को पापा प्रणाम करते हुए पांव छुए और उन्होंने आशीर्वाद देने की बजाय कहा, प्रेममणि, अच्छा किए कि तुम आ गए। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी। वो भागती हुई आई और मुझे देखते ही अपने बड़े लड़के का नाम लेते हुए कहा, ये बिट्टू जैसा ही है। मैं कहना चाह रहा था कि 10 साल पहले अगर आपने मुझे देखा होता तो आपके पास 10 साल से 2 बिट्टू होते। लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरे अंदर खुशी की भंवरें उठ रही थीं, लेकिन मैं अभी अपनी मां के माथे को चूम कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।